आज मालती के 3 बेटे राघव, रमेश और अमित की शादी थी। शादी के बाद घर आने पर वो अपने तीनों बेटे और बहुओं की आरती उतारती है। मैं मालती देवी इस मोहल्ले की इकलौती ऐसी सास हूँ जिसने अपने बेटों के लिए एक ही घर की 3 बहुएं लाई है। और हाँ लड़कियों, एक बात याद रखना, आज से तुम दोनों एक दूसरे की बहनें नहीं हो। अपनी सास से ऐसी बातें सुनकर वो तीनों घबरा जाती है। अरे तुम तीनों तो अभी से डरने लगी, मेरी पूरी बात तो सुनो। अब से तुम तीनों बहनें नहीं बल्कि देवरानी और जेठानी हो। फिर वो तीनों बहुत खुश होती हैं। फिर वो तीनों अपने अपने पति के साथ रूम में चली जाती हैं। मुझे जैसी दुल्हन चाहिए थी तुम बिल्कुल वैसी हो। तुमसे खूबसूरत लड़की तो मैंने आज तक नहीं देखी। तुम्हें पता है मैं शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, लेकिन तुम्हारी फ़ोटो देखने के बाद शादी के लिए सबसे ज़्यादा उतावला तो मैं ही था। आप भी ना, लेकिन हमें आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए हम तीनों बहनों से शादी करने के लिए। हमारी इतनी गरीबी के बावजूद भी आप लोगों ने हमें अपनाया, यही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। वो एक दूसरे से बात कर ही रहे होते हैं कि उतने में उन तीनों को अपनी माँ का मैसेज आता है, जल्दी अपने कमरे से बाहर आओ। फिर वो तीनों भाई अपने अपने बीवियों को छोड़कर बाहर अपने माँ के पास आते हैं। क्या हुआ माँ, सब ठीक है ना? कुछ ठीक नहीं है। ठीक तो तुम्हारे ससुर को करना है। क्यों, क्या किया उन्होंने? जितना दहेज देने को बोला था उसका आधा भी नहीं दिया है। तो आपने कुछ बोला कि नहीं उन्हें? मैंने फ़ोन किया था उन्हें, बोला कि 6 महीने के अंदर बचा हुआ दहेज दे देंगे। और हाँ, अब से लेकर 6 महीने तक तुम अपनी बीवियों से दूर ही रहना। उनके नखरे झेलने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। कोई अपनी बीवी से लाड़ प्यार नहीं करेगा। अगर 6 महीने के अंदर पूरा दहेज नहीं आया तो हम उन 3 लड़कियों को उनके बाप के पास वापस भेज देंगे और तुम्हारी शादी किसी दूसरे अच्छे घर में करेंगे। लेकिन माँ। लेकिन वेकिन कुछ नहीं। अब तू मुझसे ज़बान लड़ाएगा? अगर तुम तीनों को इस घर में रहना है तो मैं जैसा कहती हूँ वैसा ही होगा। फिर वो तीनों अपने रूम में आते हैं। क्या हुआ, आप अचानक से बाहर क्यों चले गए? कुछ नहीं, सो जाओ, मुझे नींद आ रही है। फिर वो सो जाते हैं। अगले दिन सुबह तीनों बहनें जल्दी उठकर चाय और नाश्ता बनाती हैं और खाने की टेबल पर चाय नाश्ता लगाती हैं। फिर वो तीनों भी खाना खाने बैठने ही वाली होती है कि अरे ये तुम तीनों क्या कर रही हो? माँ जी, हम भी खाना खाने वाले थे। क्या तुम्हारे बाप ने तुम्हें तमीज़ नहीं सिखाई? तुम्हारे पति के खाना खाने से पहले तुम तीनों खाना कैसे खा सकती हो? अब जाओ यहाँ से, पहले हम चारों को खाना खाने दो, बाद में तुम खा लेना। अपनी सास का ये रूप देखकर वो तीनों हैरान हो जाती है। दहेज ना मिलने की वजह से मालती पहले से ही बहुत गुस्सा थी। अब तो जैसे जैसे दिन बीतते थे उन तीनों पर वो जुल्म करती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन मालती और उसके 3 बेटे खाना खा रहे थे। आह, आह, मिर्ची मिर्ची। अरे माँ, क्या हुआ? ये लो पानी पी लो। फिर मालती पानी पीने लगती है। इन तीनों की इतनी हिम्मत कैसे हुई इतना तीखा खाना बनाने की? कहाँ है वो? बहू! अपनी सास की आवाज़ सुनकर वो तीनों बाहर आती हैं। क्या हुआ माँ जी, आप ठीक तो हो ना? ये सब्जी में मिर्ची किसने डाली थी? अपनी सास का गुस्सा देखकर उन तीनों की मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता। तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? मैंने क्या पूछा? सब्जी में मिर्ची किसने डाली? मैंने। उन तीनों की बातें सुनकर मालती बहुत गुस्सा होती है। क्या यही सब सिखाया तुम्हारे बाप ने? राघव, रमेश, अमित, तुम लोगों का खाना हो चुका है ना? हाँ माँ। तो तुम तीनों अपने अपने कमरे में चले जाओ, मुझे मेरे बहुओं से अकेले में बात करनी है। फिर वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। बड़ी एकता फूट रही है। बाप है कि दहेज के नाम पे हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और बेटियां है कि झूठ पे झूठ बोली जा रही है।
तुम तीनों ने किसी एक का इल्ज़ाम खुद पे लिया है, तो सज़ा भी तुम तीनों को ही मिलेगी, ताकि दोबारा ऐसा कांड करने से पहले 100 बार सोचोगी। इधर आओ और ये तीखी सब्जी खाओ। अपनी सास की बातें सुनकर वो तीनों भी बहुत डर जाती हैं। एक बारी में तुम तीनों को सुनाई नहीं देता क्या? खाओ जल्दी। फिर वो तीनों बहनें मिलकर तीखी सब्जी खाने लगती है। उन तीनों को काफ़ी तीखा लग रहा था। वो पानी पीने ही वाली होती है कि पूरी सब्जी खत्म होने तक कोई पानी नहीं पिएगा, जल्दी खत्म करो इसे। फिर वो तीनों बहनें तीखा लगने के बावजूद भी वो तीखी सब्जी खत्म करती है। फिर बाद में किचन में दौड़ती चली आती है और पानी पीने लगती है। आह, 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 माँ जी का जुल्म तो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। हिम्मत नहीं होती, नहीं तो आज जैसे माँ जी ने हमें तीखी सब्जी खिलाई है, वैसे ही इसे मैं मिर्ची खिला देती। रीमा, पूजा, ये तुम दोनों कैसी बातें कर रही हो? भूल गई पापा ने हमसे क्या कहा था कि ससुराल में कितनी भी मुश्किलें आए, लेकिन उसका हल हमें ही निकालना है। लेकिन दीदी, हल निकालने के लिए साथ की ज़रूरत होती है, और हमारा पति भी हमारे साथ नहीं है। देखो, तुम दोनों हिम्मत मत हारो, हम तीनों हैं ना एक दूसरे के लिए। वक्त के साथ सब बदल जाएगा। हमारे रोने की खबर अगर पापा को पता चल गई तो वो तो जीते जी मर जाएंगे। पापा की चिंता है, इसीलिए तो इतना सहन कर रहे हैं दीदी। तभी रागिनी का फ़ोन बजता है। पापा का ही फ़ोन है। तुम दोनों प्लीज़ रोना बंद करो और शांत हो जाओ। हेलो पापा, कैसे हो आप? हाँ, हम भी बहुत खुश हैं। यहाँ पे सब लोग हमें बहुत प्यार करते हैं। आप हमारी चिंता मत करो। तभी वहाँ पर मालती आती है। अच्छा पापा, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। आज के बाद खाना बनाते समय किसी ने भी फ़ोन पे बात की तो तुम तीनों के फ़ोन ले लूँगी। अगर फ़ोन पे बात करते हुए काम किया तो फिर से खाने में गड़बड़ कर दोगी। अरे, मैं तुमसे ही शादी करने वाला हूँ। वो तो एक नंबर की बेवकूफ़ लड़की है। मैं उससे प्यार भी नहीं करता। मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ। वो तो बस माँ के कहने पर मैंने उससे शादी की है, लेकिन जल्द ही मैं उससे डिवोर्स ले लूँगा, फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। अपने पति की सारी बातें कमरे के बाहर खड़ी हुई पूजा सुन लेती है। उसे बहुत दुख होता है, लेकिन वो बिना कुछ कहे अपने रूम में चली जाती है और सो जाती है। उसे रूम में आते हुए देखकर अमित भी अपना फ़ोन रख देता है और वो भी आकर सो जाता है। अगले दिन सुबह रागिनी अपनी सास की मसाज कर रही होती है। अच्छे से हाथ चला बहू, तेरे हाथ भी तेरी बाप की तरह निकम्मे होते जा रहे हैं। 6 महीने पूरे हो गए हैं। कोई कीमत है कि नहीं तेरे बाप को जुबान की? दहेज की बात तो जैसे उन्होंने हवा में ही उड़ा दी है। नहीं मम्मी जी, वो कोशिश कर रहे हैं। पैसों का बंदोबस्त जल्द ही हो जाएगा। हाँ, वो तो दिख ही रहा है। चाय मिलेगी क्या आज? तभी वहाँ पर रीमा चाय लेकर आती है। फिर मालती चाय पीने लगती है। चाय का एक घूंट पीते ही मालती चाय को ज़मीन पर फेंक देती है। इतनी गर्म चाय पिलाकर तुम क्या मेरी जुबान जलाना चाहती हो? अब जाओ और मेरे लिए दूसरी चाय बना कर लाओ। और तू क्यों रुक गई? तू अपने हाथ चला। तभी वहाँ पर राघव अपने दोस्त सागर को लेकर आता है। अरे सागर बेटा, बड़े दिनों बाद आया तू? हाँ मालती मौसी, आपकी बहुत याद आ रही थी तो आ गए आपसे मिलने। अरे बातों में तो मैं भूल ही गया। ये लो आपकी पसंदीदा मिठाई। सागर, तू जब भी आता है ये मिठाई लाना नहीं भूलता। अरे मौसी, ये तो आपका प्यार ही है जो मुझे हमेशा याद दिलाता रहता है। माँ, सागर अभी यहाँ 4-5 दिन रहने वाला है। उसका यहाँ ऑफिस का काम है। हाँ ठीक है बेटा, ये भी मेरे लिए बेटे से कम नहीं है। जा, इसे कमरे में लेकर जा। फिर राघव सागर का सामान लेकर कमरे में चला जाता है। सागर भी उसके पीछे पीछे जा ही रहा होता है कि रास्ते में वो पूजा से टकराता है। पूजा और सागर एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन वो दोनों बिना कुछ कहे वहाँ से चले जाते हैं।
सागर भी राघव के साथ रूम में चला जाता है और पूजा घर के दूसरे काम में लग जाती है। थोड़ी देर में पूजा को मैसेज आता है, मुझे अभी थोड़ी देर में घर के बाहर गार्डन में मिलो। अरे दीदी, शाम के खाने के लिए सब्जी भी नहीं है, मैं अभी बाजार से लेकर आती हूँ। ठीक है पूजा, लेकिन जल्दी आना, वरना माँ जी फिर से गुस्सा हो जाएगी। फिर पूजा वहाँ से जल्दी जल्दी में निकल जाती है और घर के पास वाले गार्डन में आके सागर से मिलती है। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि तुम्हें देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है। तुमसे ज़्यादा खुशी तो मुझे हो रही है। तुम्हारी यही खुशी देखने के लिए तो मैं आता हूँ। हर महीने नए नए बहाने बनाकर तुमसे मिलने आना पड़ता है। मैं जानती हूँ सागर, अगर पापा और दीदी की चिंता नहीं होती ना, तो मैं ये घर छोड़कर कब की चली गई होती। उस घर में मेरी कोई इज्जत भी नहीं है और ना ही पति का प्यार। अरे तुम टेंशन क्यों ले रही हो? मैं आ गया हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। तुम हो इसीलिए तो थोड़ी बहुत उम्मीद है। अच्छा सुनो, मुझे अभी घर जाना चाहिए, नहीं तो माँ जी वापस से गुस्सा हो जाएगी। लेकिन मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। अमित जी 2 दिन के लिए किसी काम से बाहर गए हैं। आज रात को खाना खाने के बाद तुम मेरे कमरे में आ जाना। इतना कहकर पूजा वहाँ से मार्केट में सब्जी खरीदने ले जाती है। फिर वो घर आती है। 1 घंटा लगता है क्या सब्जी खरीदने के लिए? कहीं तुम्हारा कोई चक्कर तो नहीं चल रहा, या किसी से मेरी चुगली तो नहीं कर रही थी? माँ जी, आप मुझ पर झूठा इल्ज़ाम क्यों लगा रही हो? चुप कर तू, मुझसे ज़्यादा जबान मत लड़ा, वरना पूरी दोपहर तपती धूप में खड़ा करूँगी तुझे। जुल्म के अलावा आप और कर भी क्या सकती है माँ जी? और वैसे भी आपके अंदर की इंसानियत तो मर चुकी है। चुप कर तू, वरना तेरी जुबान काट लूँगी। इतना बोलकर मालती पूजा को थप्पड़ मार देती है। उसकी ये हालत सागर और पूजा की दोनों बहनें देखती हैं। उन तीनों को बहुत बुरा लगता है और पूजा रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। उसी रात को रागिनी का पति रमेश शराब पी रहा होता है। अरे आप बस भी कीजिए, कितनी शराब पिएंगे आप? मैं कौन से तेरे बाप की पैसे की पी रहा हूँ? मैं अपने पैसे की पी रहा हूँ। बढ़िया आई मुझे समझाने, चल जा यहाँ से। अपने पति की बातें सुनकर रागिनी को बहुत दुख होता है। फिर वो रोते हुए सो जाती है। तभी रमेश को कमरे के बाहर से सागर गुजरता हुआ दिखता है और वो भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। फिर सागर पूजा के कमरे में आता है। रमेश कमरे के बाहर ही चुपके से खड़ा रहता है। कमरे में पूजा रो रही थी। अरे पूजा, तुम अब तक रो रही हो? प्लीज़ शांत हो जाओ। तो मैं क्या करूँ सागर? तुमने देखा ना माँ जी ने मुझे किस तरह से बात की और कैसे सबके सामने मुझे थप्पड़ मारा। इस घर में मेरी कोई इज्जत नहीं है। माँ जी का जुल्म तो दिन बर दिन बढ़ता ही जा रहा है। पापा भी दहेज के पैसे नहीं जुटा पा रहे। पता नहीं हम तीनों बहनों का क्या होगा। ये ससुराल तो घर कम जेल ज़्यादा लगता है। जेल में भी लोगों पे इतने जुल्म नहीं होते जितने हम पे हो रहे हैं। मैं जानता हूँ पूजा, मुझसे भी तुम तीनों का ये हाल नहीं देखा जाता। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि तुम लोगों की मदद कैसे करूँ। वैसे भी सागर, तुमने आज तक हमारी बहुत मदद की है। तुम्हारे ही दिए हुए पैसे मैंने पापा को दिए थे, इसीलिए तो वो थोड़ा बहुत दहेज दे पाए, तभी हम तीनों बहनों की शादी हो पाई। लेकिन सागर, मुझे नहीं पता था कि शादी के बाद मेरी ज़िंदगी इतनी बदतर हो जाएगी। जैसे मैंने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हो रहा। ऐसे ही सागर और पूजा बहुत देर तक एक दूसरे से बातें करते हैं। फिर सागर पूजा के कमरे से चला जाता है। थोड़ी दूर जाते ही रमेश उसे पकड़ लेता है और उसे खींच के थप्पड़ मारता है। रमेश, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि हमारी ही घर की इज्जत नीलाम कर रहे हो? रमेश, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं गलत समझ रहा हूँ? इतनी रात को मेरे भाभी के कमरे से
तुम बाहर निकले हो और मैं गलत समझ रहा हूँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाभी के कमरे में जाने की? देखो रमेश, पूजा मेरी अच्छी दोस्त है। मैं उसे पहले से जानता हूँ। मैं उससे वहाँ बस बात कर रहा था। हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। ये सब नाटक मेरे सामने मत करो तुम। मैंने तुम दोनों की सारी बातें सुन ली है। इससे मिलने के लिए तुम हर महीने घर आते थे। हाँ, मैं पूजा से मिलने के लिए आता था, लेकिन हम दोनों में ऐसा कुछ भी नहीं है। हम दोनों तो सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और पूजा तो मेरे लिए मेरी बहन जैसी है। ये सब नाटक मेरे सामने मत करो। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। निकल जाओ मेरे घर से और दोबारा यहाँ आने की कोशिश भी मत करना। फिर सागर वहाँ से चला जाता है और वो सारी बातें पूजा को मैसेज करके बता देता है। वो मैसेज पढ़ के पूजा बहुत डर जाती है। फिर अगले दिन पूजा सुबह किचन में खाना बनाने लगती है। रात वाली बात वो भूल नहीं पा रही थी। उसी ख्यालों में खोई हुई पूजा सब्जी काट रही थी। अरे पूजा, जरा संभाल कर काटो। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? दीदी, आप ठीक तो हो ना? कुछ तो बोलो, कहाँ खोए हो? कुछ नहीं रीमा, बस मन थोड़ा भारी भारी सा लग रहा है। तभी वहाँ पर मालती आती है। तो अपने पापा से कहो बचा हुआ दहेज दे दे, फिर हम तुम्हारे लिए शिमला का टिकट कटवाएंगे। तुम जाके अपना मन हल्का करके आना फिर। अब तो उन तीनों को अपनी सास की तानों की आदत हो गई थी। उसी दिन रात को सब सोने के बाद रमेश पूजा के कमरे में आता है। अरे भाई साहब, आप यहाँ इतनी रात को? मैं तुमसे कल रात के बारे में बात करने आया हूँ। भाई साहब, हम दोनों में ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप समझ रहे हो। आपको कोई गलतफहमी हुई है। मुझे माफ़ कर दो। मैं फिर सागर से कभी नहीं मिलूंगी। हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम दोनों में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मेरे पास तुम दोनों की कल रात की रिकॉर्डिंग है। लेकिन अगर मैंने वो रिकॉर्डिंग बिना आवाज़ की माँ को दिखा दी तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी 2 बहनों को भी माँ घर से बाहर निकाल देगी। लेकिन भाई साहब, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या चाहिए आपको? अब आई ना सही बात पे। मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। लेकिन इतने सारे पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी? क्यों, है ना तेरा वो दोस्त सागर? नहीं तो अपने गहने बेचकर मुझे पैसे दे। लेकिन मुझे पूरे 1 लाख रुपए चाहिए, और वो भी अगले 10 दिन के अंदर। अगर तूने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं ये वीडियो माँ को दिखा दूंगा। फिर आगे जो करना है वो माँ देख लेगी। नहीं भाई साहब, आप प्लीज़ ऐसा कुछ मत कीजिए। मैं पैसों का बंदोबस्त करूँगी। इधर रमेश पूजा के कमरे से निकल जाता है। दूसरी तरफ रागिनी अपने पति को ढूंढते हुए कमरे से बाहर आती है तो वह रमेश को पूजा के कमरे से बाहर निकलता हुआ देखती है। रमेश को अपनी तरफ आता देख छुप जाती है। अपने पति को पूजा के कमरे से बाहर निकलते हुए देख रागिनी गलत समझ लेती है। दूसरी तरफ पूजा भी बहुत परेशान होती है। एक प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होती कि दूसरी शुरू हो जाती है। ये प्रॉब्लम तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। अब पता नहीं इतने सारे पैसों का इंतज़ाम मैं कैसे करूँगी। किसी से कुछ कह भी नहीं सकती, ना पापा से ना अपनी बहनों से। एक सागर था, वो भी चला गया। अब मैं क्या करूँगी? रमेश के कमरे में चले जाने के बाद रागिनी पूजा के कमरे में आती है और देखती है तो वहाँ पूजा रो रही थी। फिर वो अपने कमरे में जाकर सो जाती है। अगले दिन सुबह रागिनी सारी बातें रीमा को बता देती है। रीमा गुस्सा होकर पूजा के पास जाने लगती है। रीमा प्लीज़ रुक जाओ, मेरी बात तो सुनो। लेकिन रीमा रागिनी की कोई बात नहीं सुनती और वो पूजा के पास आती है और उसे थप्पड़ मारती है। आपको अपनी बहन कहते हुए भी मुझे शर्म आ रही है दीदी। आपने अपनी ही बहन के पति को छीन लिया। आपको क्या लगा किसी को पता नहीं चलेगा?
आपकी इस गंदी हरकत को कल रात को दीदी ने अपनी आंखों से देखा है, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं। तो क्या देखा दीदी ने? दीदी ने रमेश जीजू को आपके कमरे से बाहर निकलते हुए देखा। फिर वो आपके कमरे में आई तो आप भी रो रही थी। रीमा, दीदी, आपने गलत समझा। मुझे नहीं पता था कि मेरी एक गलती की सज़ा हम तीनों बहनों को भुगतनी पड़ेगी। कल रात को आपने जो भी देखा उसके पीछे की सच्चाई कुछ और है। क्या सच्चाई है पूजा? दीदी, एक पत्नी को अपने पति से प्यार, अपनापन और सच्चाई की उम्मीद होती है, लेकिन मुझे उनमें से कुछ भी नहीं मिला। अमित का तो किसी और लड़की के साथ चक्कर चल रहा है। वो तो मुझे डिवोर्स देने की बातें कर रहा था। मैंने खुद अपने कानों से सुना है। लेकिन रमेश जी का इन सब से क्या लेना देना? रमेश जीजू का हम सब से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सागर से है। दीदी, मैं सागर को पहले से जानती हूँ। हम दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। पूजा, कहीं तू और सागर एक दूसरे से प्यार तो नहीं करते? नहीं दीदी, सागर शादीशुदा है और वो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश है। वो तो मुझे बहन की तरह मानता है। पापा ने जो दहेज में अभी तक पैसे दिए हैं, वो पैसे भी मुझे सागर ने ही दिए थे। उस बेचारे ने तो मुझे हर बार मदद की है। परसों जब वो घर आया था, तब रात में हम दोनों कमरे में बैठकर बातें कर रहे थे और हमारी सारी बातें भाई साहब ने सुन ली और उसे रिकॉर्ड किया। और वो मुझे अब ब्लैकमेल कर रहे हैं कि अगर मैंने उन्हें 1 लाख रुपए नहीं दिए तो वो मेरे साथ साथ तुम दोनों की भी ज़िंदगी खराब कर देंगे और माँ जी को कोई झूठी कहानी बताकर हम तीनों को घर से बाहर निकाल देंगे। हमें माफ़ कर दो पूजा, मैंने तुम्हें गलत समझा। तभी वहाँ पर मालती आके उनकी सारी बातें सुन लेती है। ए लड़की, झूठ मत बोल। अपनी काली करतूत छुपाने के लिए तू मेरे बेटे पे इल्ज़ाम लगा रही है। मेरे बेटे को बदनाम कर रही है तू। माँ जी, दीदी झूठ नहीं बोल रही। तू तो चुप ही बैठ। सच और झूठ का पाठ तू मुझे मत सिखा। और तू पूजा, अपने और सागर के रिश्ते को छुपाने के लिए मेरे बेटे को बदनाम कर रही है। तुझे तो मैं अभी दिखाती हूँ। तुम दोनों पहले यहाँ से बाहर निकलो। और तुम्हें पूजा, आज ना तो खाना मिलेगा ना ही पानी मिलेगा। तुम्हारी यही भूख और प्यास तुम्हें सच बोलने पे मजबूर करेगी। अपनी सास की बात सुन के पूजा रोने लगती है। फिर मालती उसे कमरे में बंद करके बाहर आती है। अरे, तुम दोनों अभी तक यही खड़ी हो? एक बात कान खोलकर सुन लो। मेरी इजाज़त के बगैर अगर इस रूम का दरवाज़ा किसी ने भी खोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहकर मालती वहाँ से चली जाती है। दीदी, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। मौका मिलते ही अपनी बहन का बदला लूँगी। चुप कर रीमा, ऐसी बातें मत कर। हम लोग कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकालेंगे। फिर रात को सबके सोने के बाद रीमा और रागिनी पूजा के लिए खाना लेकर जाते हैं। रीमा, हम खाना लेकर जा तो रहे हैं, लेकिन माँ जी को पता चल गया तो वो हमें नहीं छोड़ेगी। वो तो मैं जानती हूँ दीदी, लेकिन मैं ऐसे पूजा दीदी को भूखी प्यासी नहीं रहने दे सकती। फिर रीमा और रागिनी पूजा के कमरे में आती हैं तो वो देखती हैं कि उनकी सास पहले से ही पूजा के लिए खाना लेकर आई थी। सच और झूठ की जंग को तुम जीत गई हो बेटा। हमें पता चल गया है कि तुम्हारे और सागर के बीच में कोई रिश्ता नहीं है। वो तो तुम्हारे लिए भाई जैसा है। हमें तो ये भी पता चल गया है कि कैसे रमेश तुम्हें वीडियो दिखा के ब्लैकमेल करता था। इसीलिए मैंने उसे इस घर से निकाल दिया है। हमसे गलती हो गई बेटा। तुम ये खाना खा लो। दिन भर से तुमने कुछ भी नहीं खाया। तुम्हें भूख लगी होगी ना? फिर पूजा खाना खाने लगती है। और बेटा, हो सके तो मेरे आज तक के बर्ताव के लिए मुझे माफ़ कर दो। माँ जी, ये सब आप क्या कह रही हैं? मुझे माफ़ी मांगने दो बेटा। मैंने बहुत गलत बोला है इसे।
बस कीजिए माँ जी, आप माफ़ी मत मांगिए, मैं खाना खा लूँगी। अब आप जाकर आराम कीजिए। फिर मालती वहाँ से चली जाती है। पूजा, तुम ठीक तो हो ना? तुमने दिन भर से कुछ भी नहीं खाया। हाँ दीदी, मैं अब ठीक हूँ। ये कोई सपना तो नहीं है ना? मैंने जस्ट अभी माँ जी को माफ़ी मांगते हुए सुना। क्या तुम दोनों ने भी वही सुना? लेकिन माँ जी में इतना बदलाव कैसे? मैंने कहा था ना कि माँ जी को एक ना एक दिन हमारे दर्द का एहसास ज़रूर होगा। और लगता है वो दिन आज से ही शुरू हो गया है। अगले दिन सुबह तीनों बहनें रसोई में आती हैं तो वहाँ पहले से ही उनकी सास खाना बना रही थी। अरे माँ जी, ये सब आप क्यों कर रही हो? हम लोग हैं ना, हम बना लेंगे खाना, आप आराम करो। अरे बेटा, मैं किचन में इसीलिए आई हूँ ताकि अच्छे अच्छे स्वादिष्ट खाना बनाकर तुम तीनों को खिला सकूँ। नहीं माँ जी, ये सब आप मत कीजिए, हम बना लेंगे नाश्ता। नहीं बेटा, आज से सुबह का नाश्ता, दोपहर का और रात का खाना भी मैं ही बनाऊंगी। तो हम क्या करेंगे माँ जी? आराम। तुम तीनों आराम करो। जाओ जाओ, आराम करो। मैं तुम तीनों के लिए बाद में नाश्ता लेकर आती हूँ। अपनी सास की ऐसी बातें सुनकर वो तीनों भी दंग रह जाती हैं। ये सब तो उनके लिए पूरी तरह नया था, लेकिन मौके का फ़ायदा उठाते हुए वो तीनों भी वहाँ से चली जाती हैं। फिर मालती भी अपने काम में लग जाती है। तभी उसे एक फ़ोन आता है। फ़ोन देखकर मालती बहुत डर जाती है। हेलो। हाँ, मैं वैसा ही करूँगी जैसे तुमने कहा था। लेकिन तुम। उतने में सामने वाला फ़ोन काट देता है। दूसरी तरफ खाने के टेबल पर राघव और अमित बैठे हुए थे। तभी वहाँ पर तीनों बहनें आ जाती हैं। आज रसोई में हड़ताल है क्या? खाना क्यों नहीं बना अभी तक? आज नाश्ता माँ जी बना रही है। इतने में मालती सबके लिए खाना लेकर आती है। चलो बच्चों, नाश्ता तैयार है। तुम तीन भी बैठो और नाश्ता करो। ये सब क्या है पूजा? तुम तीनों के होते हुए माँ खाना लेकर क्यों आई है? चुप करो। आज के बाद कोई भी बहुओं के साथ ऊंची आवाज़ में बात नहीं करेगा। और अगर मेरे मना करने के बावजूद भी किसी ने भी अपनी अपनी बीवियों से ऊंची आवाज़ में बात की तो रमेश की तरह तुम दोनों को भी घर से बाहर निकाल दूंगी मैं। ये कोई नौकरानी नहीं है, ये तो हमारी घर की बहू रानी है। अरे, तुम तीनों अभी तक खड़ी हो? चलो बैठो और नाश्ता करो। फिर वो तीनों बहनें मिलकर नाश्ता करने लगती हैं। लेकिन अपनी माँ में ये बदलाव देखकर राघव और अमित दोनों भी दंग रह जाते हैं। अब मालती घर के सारे काम करने लगी थी। झाड़ू पोछा, कपड़े, बर्तन, खाना बनाना। कोई है? निकालो मुझे यहाँ से। चिल्लाओ मत, तुम्हारी आवाज़ कोई नहीं सुनने वाला। चुपचाप ये खाना खा लो और शांति से बैठो। अगर फिर से आवाज़ की तो तुम्हें ये खाना भी नहीं मिलेगा। अब मालती के काम करने की वजह से तीनों बहनें आराम से रहने लगी थी। ऐसे ही एक दिन वो तीनों ताश खेल रही थी। अब मेरी बारी है दीदी, आप चीटिंग मत करो। हाँ बाबा, मैं जानती हूँ, तुम्हारी ही बारी है, चलो जल्दी खेलो। तभी वहाँ पर मालती झाड़ू लगाते हुए आती है। वो उन्हें खेलते हुए देखकर कुछ नहीं कहती और अपना काम करने लगती है। फिर वो तीनों हंसते खेलते अपना गेम खेलने लगती हैं। और मैं जीत गई, चलो फिर से खेलते हैं। अपनी सास को ऐसे काम करते हुए देख रागिनी को बहुत बुरा लगता है। माँ जी, क्या मैं आपकी कुछ मदद करूं? नहीं बेटा, तुम आराम करो, ये मैं कर लूँगी। तभी रीमा जानबूझकर पत्ते नीचे ज़मीन पर गिरा देती है। तभी रागिनी वो पत्ते उठाने ही वाली होती है कि रीमा उसका हाथ पकड़ती है। अरे माँ जी, ज़रा वो पत्ते उठा कर देना तो। मालती को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है,
लेकिन वो बिना कुछ कहे पत्ते उठाकर टेबल पर रख देती है। थैंक यू माँ जी। चलो दीदी, जल्दी पत्ते बांटो सब में। कुछ तो गड़बड़ है पूजा, वरना माँ जी ऐसे घुटने टेकने वालों में से नहीं है। दीदी, भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। मुझे लगता है कि माँ जी अपने कर्मों का प्रायश्चित कर रही है ताकि नरक की आग से बच सके। आप उन पर ध्यान मत दीजिए, आप ताश खेलो। तभी रीमा वापस से जानबूझकर चाय का कप जमीन पर गिरा देती है। सॉरी माँ जी, गलती से हाथ से छूट गया। कोई बात नहीं बेटा, मैं इसे साफ कर दूंगी, तुम खेलो। फिर मालती साफ सफाई करके वहाँ से चली जाती है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि माँ ने रमेश जी को ऐसे घर से बाहर कैसे निकाल दिया। घर से निकलने के बाद मुझे तो इनका एक बार भी फ़ोन नहीं आया, और मैंने जब फ़ोन किया तो उन्होंने भी फ़ोन नहीं उठाया। बाद में तो उनका फ़ोन लग भी नहीं रहा था। इन्हें कुछ हो तो नहीं गया? मुझे बहुत डर लग रहा है। रमेश जी ठीक तो होंगे ना? अरे दीदी, आप चिंता मत करो, वो ठीक होंगे। फिर एक दिन दोपहर में मालती खाना बना रही थी, तभी वहाँ राघव और अमित आते हैं। अरे माँ, अचानक से आप घर का सारा काम क्यों कर रही हो? कुछ तो जवाब दीजिए माँ, हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं। अरे, जिन लड़कियों को आपने नौकरानी बना कर रखा था, आज उनकी ही सेवा करने लग गई आप। देखो माँ, छुपाओ मत, जो सच है वो बताओ, क्या हुआ? उनकी बातें सुनकर मालती का मुंह उतर जाता है। वो कुछ बोलने ही वाली होती है कि उसका फ़ोन बजता है। हेलो। बेटों के सामने ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, वरना आपका बेटा तो अपनी जान से जाएगा। भले ही मैं तुमसे दूर हूँ, लेकिन मेरी नज़र तुम पर हमेशा होती है। फ़ोन पर उस आदमी की बातें सुनकर मालती बहुत डर जाती है और वो इधर उधर देखने लगती है। अरे माँ, क्या हुआ? किसे ढूंढ रही हो आप? कुछ नहीं हुआ, और मैं किसी को नहीं ढूंढ रही। तुम लोग यहाँ मेरे सर पर खड़े रहकर मुझे सवाल क्यों कर रहे हो? जाओ, अपना अपना काम करो, जाओ। मैं ठीक हूँ, तुम लोग चले जाओ यहाँ से। अरे माँ, आप गुस्सा क्यों हो रही हो? आप प्लीज़ शांत हो जाओ, हम जा रहे हैं। चलो राघव। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और मालती रोने लगती है। कितना मजबूर करके रखा है मुझे, न जाने मेरे रमेश के साथ क्या किया होगा उन्होंने। कोई है? हेल्प! अरे बचाओ, कोई तो मदद करो। तभी वहाँ पर पूजा और वो आदमी आता है। पूजा, तुम? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तू इस आदमी के साथ मिली हुई है? कौन है ये आदमी? तभी वो अपने चेहरे से नकाब हटाता है। सागर, तुम दोनों की मेरे साथ ये सब करने की हिम्मत कैसे हुई? माँ ने और तेरे भाइयों ने जो हमारे साथ किया है, उस हिसाब से तो ये कुछ भी नहीं है। दहेज के नाम पर तुम चारों ने हमारी जिंदगी नरक बना के रखी है। कोई घर के नौकरों से भी इतना बदतर व्यवहार नहीं करता जितना तुम लोगों ने हमारे साथ किया है। उस हिसाब से तो मैंने यहाँ बस तुम्हें बांध के ही रखा है। तुम शुक्र मनाओ कि तुम्हें खाना पीना तो टाइम से मिलता है, वरना जिस तरह तुमने मुझे ब्लैकमेल किया है, उस हिसाब से तो तुम्हें यहाँ बड़े आराम से रखा है। मेरी जगह कोई और होती तो तुम्हें कब का मार देती। लेकिन तुम ये सब क्यों कर रही हो? क्या मिलेगा तुम्हें ये सब करके? देखो, मुझे तुम ज़्यादा दिन तक यहाँ नहीं रख सकती। अगर माँ को पता चला कि इन सब के पीछे तुम हो, तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन किसे नहीं छोड़ेगा। फिर सागर और पूजा वहाँ से चले जाते हैं और मालती को फ़ोन करते हैं। अगर तुम अपने बेटे को जिंदा देखना चाहती हो तो आज रात 11 बजे 5 लाख रुपए लेकर गांव के बाहर जो सुनसान घर है वहाँ पर आ जाना।
लेकिन इतने सारे पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी, वो भी एक ही दिन में। मुझे पता है कि तेरे पास बहुत पैसे हैं, और वैसे भी ये 5 लाख रुपए कौन से तेरे खुद के हैं? ये तो तुझे दहेज में ही मिले थे। लेकिन ये सब आपको कैसे पता? मैंने पहले ही कहा था कि मेरी नज़र हमेशा तुझ पर होती है। अगर अपने बेटे को जिंदा देखना चाहती है तो पैसे तैयार रखना, वरना मैं तेरे बेटे को मार दूंगा। नहीं नहीं, ऐसे मत करना, मैं पैसे लेकर आ जाऊंगी। और हाँ, पुलिस और अपने बेटे को बताने की गलती मत करना। याद है ना, तेरी हर चाल पे मेरी नज़र है। नहीं नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। मैं आ जाऊंगी आज रात को 11 बजे। फिर मालती रात में सब सोने के बाद पैसों का बैग लेकर गांव के बाहर चली जाती है। तभी वहां उसे एक सुनसान घर दिखाई देता है। फिर वो अंदर चली जाती है। वहां पर रमेश बंधा हुआ होता है, लेकिन पूजा और सागर आराम से कुर्सी पे बैठे हुए थे। तो इसके पीछे तुम दोनों हो? मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। तुझे शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? अपने ही जेठ को तूने ऐसे बंदी बना कर रखा है। ये क्या हालत कर दी है मेरे बेटे की तूने। मेरे ही घर में रह के मुझसे काम करवा कर तू मुझसे ही पैसे ऐंठ रही है। माँ जी, आपसे बात करने में शायद कुछ गलती हो रही है, या मेरी सुनने में गलती हो गई, क्या पता। लेकिन ये पैसे आपके नहीं हैं, ये मेरे पापा के पैसे हैं जो उन्होंने मुझे दहेज में दिए थे। 4 दिन घर का काम करने में आपको कौन सी आफत आ गई? ये काम तो हम पिछले 6 महीने से करते आ रहे हैं, और ऊपर से आपके ताने और जुल्म भी तो सह रहे हैं। तब आपको शर्म नहीं आई? तो उसमें क्या बड़ी बात है? दहेज लेने में कौन सी शर्म? ये तो पहले से चलता आ रहा है। अगर तेरा बाप पैसे नहीं दे सकता था तो पहले ही बता देता। नहीं करवाते हम हमारे बेटे की शादी तुम फटीचर लोगों से। लेकिन दहेज की बात तो बस 5 लाख रुपए की हुई थी माँ जी। लेकिन आपने शादी के दिन 10 लाख रुपए मांग लिए, तो इसमें गलती किसकी है? आपके बेटे पैसे नहीं कमाते क्या, जो आप हम लोगों से इतना दहेज ले रही थी? देख, तू ज़्यादा नाटक मत कर। छोड़ दे मेरे बेटे को। तुझे तो ये पैसे भी नहीं मिलेंगे, और तू घर चल, फिर देख मैं तेरी क्या हालत करती हूँ। इतना कहकर वो चाकू निकालकर पूजा की तरफ जाने लगती है कि तभी वहाँ पर पुलिस आती है और वो मालती को पकड़ लेती है। इंस्पेक्टर साहब, अच्छा हुआ आप लोग आ गए। देखिए, मेरे ही घर की बहू ने मेरे बेटे को किडनैप किया है। आप इसे और इसके बॉयफ्रेंड सागर को अभी पकड़ लीजिए। आपका मतलब एसीपी सागर? क्या सागर एक पुलिस वाला है? हाँ, मैं एक पुलिस हूँ, और आपका पर्दाफाश करने ही मैं यहाँ आया था। बस आपको रंगे हाथ पकड़ना था, इसीलिए हमें ये सब नाटक करना पड़ा। रमेश को किडनैप करने के बाद की सारी हकीकत हमारे पास रिकॉर्डिंग में है। ये सारी बातें सुनकर मालती तो शॉक हो जाती है। फिर वो डर के मारे भागने लगती है। तभी उसे पुलिस पकड़ लेती है। अरे माँ जी, पैसे लेकर कहाँ भाग रही हो आप? आप ये पैसे मुझे दे दो और आप जेल की हवा खाओ। और हाँ, इनका एक बेटा तो यही है और बाकी के 2 बेटे घर पे हैं, उन दोनों को भी लेकर जाओ। इन चारों ने मिलकर हम तीनों बहनों पे बहुत जुल्म किया है, इन्हें मत छोड़ना आप चिंता मत कीजिए मैम, हमारे पास अब सबूत भी है। दहेज लेने वाले हर इंसान पर कार्रवाई होगी। फिर वो पुलिस घर से अमित और राघव को भी गिरफ्तार कर लेती है और चारों को जेल में बंद कर देती है। जब पूजा घर आती है तब वो अपने दोनों बहनों को सारी हकीकत बता देती है। वो दोनों भी बहुत हैरान रहती हैं, लेकिन वो ससुराल के चंगुल से छूटने के कारण अब बहुत खुश थी। फिर वो तीनों अपने पापा के घर चली जाती हैं। फिर वहाँ खुशी से रहने लगती हैं। ऐसे ही हर रोज़ एक नई कहानी देखने के लिए हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।